एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी आँखों में कभी चमक हुआ करती थी, लेकिन अब वे सिर्फ धुंधलापन और उदासी लिए हुए थी। उसकी पत्नी कमला कई सालों से बिस्तर पर थी और उसकी दवाइयों का खर्च निकालना भी राघव के लिए मुश्किल हो गया था। उनका इकलौता बेटा विशाल शहर में एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन उसने अपने माता पिता को वर्षों से भुला दिया था। राघव ने कई बार विशाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता। विशाल की पत्नी प्रिया एक आधुनिक महिला थी, जिसे अपने सास ससुर को बोझ मानना पसंद था। एक दिन जब कोमल की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो राघव ने हिम्मत करके विशाल को फ़ोन किया। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसने कांपते हुए आवाज़ में कहा। विशाल ने अपना फ़ोन का स्क्रीन पर अपने पिता का नाम देखा और झल्ला उठा। उसने फ़ोन उठाया और कड़वे लहजे में कहा, पापा, मैं अब गांव का बोझ नहीं उठा सकता। हम शहर में आराम से रह रहे हैं और आप लोगों को पालने के लिए मेरे पास समय या पैसा नहीं है। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। राघव के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो दर्द से कराह रही थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाला तरुण नाम का एक युवक आया। तरुण एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसमें मानवता और दया कूट कूट कर भरी थी। उसने राघव को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? राघव ने पूरी कहानी बताई। तरुण ने तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राघव को दिए। चाचा, ये पैसे ले लो, इससे आप काकी का इलाज करवा लो। राघव ने तरुण को गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, उसने कहा। तरुण ने जवाब दिया, नहीं चाचा, यह सिर्फ इंसानियत है। आप मेहनत क्यों नहीं करते? मैं देख रहा हूँ कि आप इतने दुखी रहते हैं कि काम भी नहीं करते। राघव ने कहा, बेटा, मेरी उम्र हो गई है, कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे बूढ़ा और बेकार समझते हैं। तरुण ने सोचा और कहा, मेरे खेत में कुछ काम है, ईंटों की ढुलाई का 200 रुपये रोज़ मिलेंगे, पर काम बहुत मुश्किल है, क्या आप कर पाएंगे? राघव ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, मैं कर लूँगा, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूँगा। राघव ने काम शुरू किया। हर रोज़ वह सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाता और शाम तक कड़ी मेहनत करता। उसकी हड्डियाँ जवाब देने लगी थी, लेकिन पत्नी की याद उसे हिम्मत देती थी। एक दिन काम करते करते वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तरुण भागकर उसके पास आया और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि राघव बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें काम नहीं करना चाहिए। तरुण ने राघव को अपने घर ले आया और उन्हें आराम करने को कहा। तभी उसे एक विचार आया। उसने राघव को समझाया, चाचा, आपका बेटा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, मैं उससे बात करूँगा, हो सकता है वह आपकी मदद करे। राघव ने उदास होकर कहा, नहीं बेटा, वह मेरी मदद नहीं करेगा, वह सिर्फ पैसों की पूजा करता है। लेकिन तरुण ने हार नहीं मानी। वह राघव को अपने साथ लेकर विशाल की कंपनी पहुंचा। विशाल ने अपने पिता को देखा और अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन
तरुण ने उसे रोक लिया। विशाल जी, मैं आपके पिताजी के लिए काम ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मदद कर सकते हैं? विशाल ने अहंकार से कहा, ये बूढ़े लोग किसी काम के नहीं होते, इनकी मदद करके कोई फ़ायदा नहीं। तरुण ने कहा, आप अपने पिता को बूढ़ा कह रहे हैं? इन्होंने ही आपको पाला पोसा है, आपकी सफलता में उनका भी योगदान है। तभी कंपनी का मालिक वहां आ गया। वह राघव का पुराना दोस्त था। उसने राघव को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो राघव, और यह सब क्या है? राघव ने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया है। मालिक ने राघव की हालत देखकर तुरंत विशाल को नौकरी से निकाल दिया। मैं ऐसे किसी इंसान को अपनी कंपनी में नहीं रख सकता जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। आज तुमने अपने माता पिता को छोड़ा है, कल तुम मेरी कंपनी को भी छोड़ दोगे। विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। राघव ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगनी चाहिए। विशाल ने अपने माता पिता को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन राघव ने मना कर दिया। बेटा, अब हम अपना जीवन अपने तरीके से जिएंगे। हम अपने गांव में रहेंगे और तरुण जैसे लोगों के साथ काम करेंगे जिन्होंने हमें मुसीबत में सहारा दिया। विशाल ने अपनी गलती समझ ली थी। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह हर महीने उन्हें पैसे भेजेगा और उनकी देखभाल करेगा। राघव ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और तरुण के साथ वापस गांव लौट गए। इस घटना से विशाल ने एक बड़ा सबक सीखा। उसे समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अपनों का प्यार और सम्मान है। उसने अपनी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया जहां उसने अपने माता पिता का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना सीखा। गांव लौटकर राघव और कमला ने एक नया जीवन शुरू किया। विशाल, जिसने अपनी नौकरी खो दी थी, अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा था। उसने बार बार उन्हें शहर वापस आने के लिए मनाया, लेकिन राघव ने दृढ़ता से मना कर दिया। बेटा, हमने यहाँ अपनी एक नई दुनिया बना ली है, अब हम इस गांव को छोड़ नहीं सकते, राघव ने प्यार से समझाया। शुरुआत में विशाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसके माता पिता उसे सज़ा दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसे अपनी गलती का एहसास गहरा होने लगा। उसने अपने गांव के लिए कुछ करने का फैसला किया। उसने शहर में अपने दोस्तों से मदद मांगी और एक छोटी सी एनजीओ शुरू की जिसका नाम उसने आशीर्वाद रखा। आशीर्वाद का उद्देश्य था बूढ़े और बेसहारा लोगों की मदद करना। विशाल ने अपनी सारी जमा पूंजी और दोस्तों से मिले दान का इस्तेमाल करके गांव में एक वृद्धाश्रम खोला। उसने गांव के कुछ लोगों को वहां काम पर रखा और राघव को उसका प्रबंधन करने के लिए कहा। राघव ने अपने बेटे का यह बदला हुआ रूप देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वह अपने बेटे के इस काम को देखकर बहुत खुश था। उसने वृद्धाश्रम को अपने जीवन का मिशन बना लिया। वह हर सुबह आश्रम के बुजुर्गों के साथ बातचीत करता, उनकी समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने की कोशिश करता।
कमला भी, जो अब बेहतर महसूस कर रही थी, आश्रम में आने वाली महिलाओं के साथ समय बिताती और उन्हें कहानियाँ सुनाती। एक दिन राघव ने विशाल से कहा, बेटा, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तुम पर गर्व है। विशाल ने अपने पिता के पैरों को छूकर कहा, पापा, यह सब आपके कारण है। अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया होता तो मैं कभी यह काम नहीं कर पाता। समय बीतता गया। आशीर्वाद ने एक छोटी सी एनजीओ से एक बड़े संगठन का रूप ले लिया। विशाल अब सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसने अपनी गलती से सबक सीखा और अपनी ज़िंदगी को एक नया अर्थ दिया। राघव और कमला अब अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करते थे। उन्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वे जानते थे कि कर्मों का गणित कभी कभी जटिल होता है, लेकिन अंत में अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। विशाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अब गांव में ही रहने का फैसला कर लिया था। उसने आशीर्वाद वृद्धाश्रम के पास ही एक छोटा सा घर बनवाया और अपनी पत्नी प्रिया और बेटे के साथ वहां रहने लगा। प्रिया को शुरुआत में गांव का जीवन रास नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि विशाल कितने सच्चे मन से समाज सेवा कर रहा है, तो वह भी इस काम में उसका साथ देने लगी। एक दिन राघव और विशाल आश्रम के बाहर बैठे थे, तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। वह आदमी बहुत थका हुआ और उदास लग रहा था। जब वह पास आया तो राघव और विशाल उसे देखकर चौंक गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि विशाल के पूर्व बॉस थे, जिन्होंने उसे नौकरी से निकाला था। मालिक ने राघव को देखते ही उन्हें पहचान लिया। वह राघव के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, राघव जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बेटे को बिना सोचे समझे नौकरी से निकाल दिया था। राघव ने उन्हें उठाया और पूछा, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप इतने परेशान क्यों हैं? मालिक ने बताया कि विशाल को नौकरी से निकालने के बाद उसकी कंपनी में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। एक के बाद एक प्रोजेक्ट फेल होने लगे और कंपनी घाटे में चली गई। उसके सारे कर्मचारी उसे छोड़कर चले गए। मालिक ने कहा, यह सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने आपकी मदद नहीं की और आपके बेटे को भी बिना कारण नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। विशाल ने अपने पूर्व बॉस को ढांढस बंधाया और उन्हें अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। मालिक ने शर्मिंदा होकर कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कर्मों का गणित बहुत सीधा है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। मैंने आपसे जो सीखा है उसे ही मैं यहाँ लागू कर रहा हूँ। अब आप भी हमारे साथ काम करके नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। मालिक ने विशाल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद वृद्धाश्रम में एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपनी सारी मेहनत और अनुभव का उपयोग करके आश्रम के लिए धन जुटाना शुरू किया। राघव और विशाल ने मिलकर एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने न केवल अपने परिवार को बल्कि उन सभी लोगों को भी सहारा दिया जो कभी न कभी किसी मुश्किल में थे। कहानी का यह मोड़ सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। हर कोई यह सीख गया कि कर्मों का गणित सबसे बड़ा होता है और माफ़ी देने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
राघव, विशाल और उसके पूर्व बॉस ने मिलकर आशीर्वाद को एक बड़े संगठन के रूप में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी वृद्धाश्रम खोले। उनकी कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि एक प्रेरणा की कहानी बन चुकी थी। विशाल ने अपने पूर्व बॉस को अपनी कंपनी का CEO बना दिया क्योंकि वह जानते थे कि उनके पास अनुभव और व्यापारिक समझ है, और मालिक ने भी विशाल का भरोसा जीतकर यह साबित कर दिया कि वह एक बेहतरीन इंसान है। राघव और कमला ने अपना बाकी जीवन आश्रम में खुशी खुशी बिताया। वे हर दिन नए लोगों से मिलते, उनकी कहानियाँ सुनते और उन्हें प्यार देते। उनका जीवन अब पूर्ण और सार्थक हो गया था। एक दिन जब राघव अपने पोते के साथ खेल रहे थे तो पोते ने उनसे पूछा, दादाजी, आप हमेशा कहते हैं कि कर्मों का गणित बहुत सीधा है, इसका क्या मतलब है? राघव ने मुस्कुराते हुए अपने पोते का हाथ थामा और उसे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन फिर अपने अच्छे कर्मों से उसे वापस पा लिया, और कैसे उनके बेटे ने भी अपनी गलती को सुधारा और एक महान इंसान बन गया। बेटा, कर्मों का गणित यह है कि अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है, और अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो तुम्हें भी उसका फल मिलता है। यह एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो और दूसरों की मदद करते रहो। राघव के पोते ने यह बात अपने मन में बिठा ली और उसने भी अपने दादा और पिता की तरह समाज सेवा करने का प्रण लिया। साल बीतते गए, राघव और कमला इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी शिक्षा और उनका आश्रम उनके पीछे एक विरासत छोड़ गया। विशाल और उसका बेटा अब आश्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने राघव के जन्मदिन को अच्छे कर्मों का दिन के रूप में मनाना शुरू कर दिया। हर साल इस दिन वे गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे और उन्हें राघव और कमला की कहानी सुनाते थे। वे उन्हें यह भी सिखाते थे कि कैसे अच्छे कर्मों से जीवन में सुख और शांति लाई जा सकती है। विशाल का बेटा, जो अब बड़ा हो गया था, उसने अपने दादा की तरह ही लोगों की मदद करना अपना लक्ष्य बना लिया था। उसने कर्मों का गणित नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने अपने दादा की कहानी और जीवन के सिद्धांतों को विस्तार से बताया। वह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में छपी। लोगों ने इस पुस्तक से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अच्छे बदलाव किए। कुछ लोगों ने अपने माता पिता के साथ संबंधों को सुधारा, जबकि कुछ लोगों ने समाज सेवा में अपना योगदान दिया। इस तरह राघव और कमला की कहानी एक छोटी सी कहानी से एक वैश्विक आंदोलन में बदल गई। कर्मों का गणित किताब की सफलता ने विशाल को एक नई पहचान दी। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए बुलाया गया। वह जहाँ भी जाता अपने दादा दादी की कहानी सुनाता और लोगों को निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाता। उसकी कहानियों ने अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। एक दिन जब विशाल एक बड़े सम्मेलन में बोल रहा था तो एक व्यक्ति दर्शकों के बीच से उठकर आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह भिखारी था जिसे राघव ने अपनी पहली कहानी में सहारा दिया था। उस व्यक्ति ने विशाल के पैरों में गिरकर कहा, विशाल जी,
मैं वही इंसान हूँ जिसे आपके पिता ने एक दिन 500 रुपये देकर मदद की थी। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया था। आज मैं एक सफल व्यापारी हूँ और मैंने आपके आशीर्वाद आश्रम को दान देने के लिए एक बड़ी राशि इकट्ठा की है। यह सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने दादा दादी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसे समझ आ गया था कि उसके दादा दादी के छोटे से कर्मों ने कितने बड़े बदलाव लाए हैं। उन्होंने एक इंसान की मदद की थी और बदले में उस इंसान ने हजारों लोगों की मदद करने का प्रण लिया था। विशाल ने उस व्यक्ति को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, यह सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे दादा दादी के कर्मों का फल है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हर इंसान में अच्छाई होती है, बस हमें उसे खोजने की ज़रूरत है। विशाल और उस व्यापारी की कहानी जल्द ही चारों ओर फैल गई। मीडिया ने इस घटना को कवर किया और इसे कर्मों का चमत्कार नाम दिया। अब हर कोई इस बात पर विश्वास करने लगा था कि छोटे से अच्छे कर्म भी कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस घटना के बाद विशाल ने कर्मों का गणित नाम से एक और आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना। विशाल ने लोगों से कहा कि वे हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। यह आंदोलन बहुत सफल रहा। हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब वे दूसरों की मदद करते हैं तो उन्हें खुद को भी एक बेहतर इंसान महसूस होता है। इस तरह राघव और कमला की कहानी एक छोटी सी कहानी से वैश्विक आंदोलन में बदल गई। विशाल द्वारा किए गए कर्मों का गणित आंदोलन ने एक अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी। यह सिर्फ एक सामाजिक पहल नहीं रह गई थी, बल्कि एक जीवन शैली बन गई थी। लोग अब सड़कों पर अजनबियों की मदद करने लगे थे, पड़ोसियों के लिए खाना बनाने लगे थे और अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे के लिए बेहतर बनाने में जुट गए थे। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल ने विशाल का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में विशाल ने अपनी कहानी और कर्मों का गणित आंदोलन के बारे में बताया। उसने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे यह सिखाया कि हर इंसान में अच्छाई होती है, बस हमें उसे खोजने और उसे जगाने की ज़रूरत है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। विशाल की बातें दुनिया भर में फैल गई। लोग उसकी कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने देशों में कर्मों का गणित आंदोलन शुरू किया। अब यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था जिसने दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे की मदद करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह राघव और कमला की कहानी एक छोटी सी कहानी से एक वैश्विक आंदोलन में बदल गई। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि कर्मों का गणित सबसे बड़ा होता है और माफ़ी देने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, बस हमें उसे खोजने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, विशाल और उसके बेटे के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।